नमो नमः भवतां सर्वेषां संस्कृतकक्षायां स्वागतं करोमि। अद्यतनीयविषयः वर्णविचारः। आप सबका संस्कृत की इस कक्षा में स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो है वर्ण विचार। सर्वप्रथम हम जानेंगे वर्ण किसे कहते हैं। यद ध्वनि खंडः न भवति सा मूलध्वनि वर्णः उच्यते। अर्थात जिस ध्वनि के खंड नहीं होते वे मूल ध्वनि क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। अगर यह सरल भाषा में कहें तो भाषा या लघुतम इकाई वर्णः, अर्थात भाषा की सबसे छोटी जो इकाई है वे वर्ण कहलाते हैं। संस्कृत भाषायाम इदानीम अष्टचत्वारिंशत् वर्णानां प्रयोगः भवति। वर्तमान काल में जो संस्कृत भाषा है उसकी वर्ण लिपि में 48 वर्णों का प्रयोग होता है। इससे पहले इनकी संख्या कुछ अधिक थी, लेकिन अब कालांतर में ये संख्या कम हो गई है। इनको मुख्यतः हम 3 भागों में विभक्त करते हैं। 3 भागों में इनको हम बांट सकते हैं। पहला है स्वरः, व्यंजनानि और अयोगवाः। सर्वप्रथम जानेंगे स्वर क्या होते हैं। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, वे वर्ण स्वर व्यंजन से कहलाते हैं। स्वर जो होते हैं इनको हम अच भी कहते हैं। स्वरों को 2 भागों में विभक्त किया जाता है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व अर्थात जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, और दीर्घ स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्वों के मुकाबले थोड़ा अधिक समय लगता है। ह्रस्व स्वरों में अ, ई, उ, री, लृ ये 5 ह्रस्व स्वर आते हैं, जबकि दीर्घ स्वरों में इनकी संख्या 8 है। 8 हैं आ, ई, उ, रि, ए, ऐ, ओ, औ। इस तरह कुल मिलाकर हमारे जो स्वर हैं उनकी संख्या 13 है। आओ अब बात करते हैं व्यंजनों की। तो जैसा पहले ही हमने कहा कि स्वर वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन व्यंजन वे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। वे व्यंजन कहलाते हैं, अर्थात स्वरों के सहयोग से हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं। संस्कृत भाषा में व्यंजनों को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक रखा गया है जिसको हम कहते हैं वर्गीय व्यंजनानि, और दूसरा है अवर्गीय व्यंजनानि। पहले बात करते हैं वर्गीय व्यंजनानि, अर्थात जो एक वर्ग में है, एक समूह में है। वर्ग अर्थात समूह में जो हैं उनको हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं। तो ये 5 समूहों में हैं। पहला है हमारा कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। ये 5 वर्ग हैं, इनका एक समूह है प्रत्येक का। तो जो जैसे कवर्ग अर्थात क, ख, ग, घ, ञ, ये 5 वर्णों का जो समूह है वो क्या कहलाता है? कवर्ग कहलाता है। यहाँ पे जो क है इसको पहले ले लिया है नामकरण के लिए और बाद में वर्ग जोड़ दिया है, कवर्ग बना दिया है। क पहले अक्षर को ले लिया और उसके साथ वर्ग जोड़ दिया, नामकरण कर दिया। इन 5 का समूह का क्या कर दिया? नाम कर दिया, इनके एक समूह बन गया। इन 5 को एक साथ रख दिया तो क्या बन गया? कवर्ग बन गया। ठीक है। इसी तरह से हमारा अगला है चवर्ग। तो यहाँ पर च वर्ण पहले है, इसलिए इसका नाम हमने चवर्ग रखा है। इसमें जो वर्ण आएंगे वो आएंगे च, छ, ज, छ, य। तो ये 5 वर्णों का समूह क्या कहलाएगा? चवर्ग कहलाएगा। इसी तरह टवर्ग, यहाँ जो पहला वर्ण है ट है, इसी के नाम पर इसका नामकरण करके इसका नाम बन गया टवर्ग, और इसमें 5 वर्ण आ गए ट, ठ, ड, ढ, य। ठीक है जी। इसी तरह अगला है तवर्ग। अब तवर्ग में यहाँ पे त को लिया है और इसी के साथ पूरे वर्ग का वर्गीकरण कर दिया। तो शब्द इसमें जो आए वर्ण आए वो है त, थ, द, ध और न। इसी तरह पवर्ग। पवर्ग में प पहला है, इसी कारण से इसका नाम पवर्ग रखा। और जिसमें 5 वर्ण आए वो आए प, फ, ब, भ, म। अब ये कुल मिला के 5 वर्ग हैं और 5 ही वर्गों में 5 वर्ण हैं। तो कुल मिलाकर वर्गीय व्यंजन हमारे पास हैं 25, अर्थात 25 वर्गीय व्यंजन हैं। इसी के साथ अब जिसका दूसरा भाग है अवर्गीय व्यंजन, तो अवर्गीय व्यंजनों को भी 2 भागों में विभक्त किया है। एक रखा है अंतस्थ और दूसरे हैं उष्यमाण वर्ण। जो अंतस्थ वर्ण हैं उनमें 4 वर्ण लिए हैं,
वो हैं य, र, ल, व, और ऊष्यमाण वर्णों में है श, 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 ह। तो ये कुल मिला के 4 ये वर्ण हैं और 4 ये हैं। तो इन दोनों को अगर मिला देंगे तो अष्ट जो वर्ण है, अष्टौ अवर्गीय व्यंजनानि, 8 हमारे पास अवर्गीय व्यंजन है और 25 हमारे पास वर्गीय व्यंजन है। तो कुल मिलाकर व्यंजनों की संख्या हमारे पास है 33 व्यंजनानि। हमारे पास कितने व्यंजन हैं? 33 व्यंजनानि। संस्कृत भाषा में वर्तमान समय में 33 व्यंजनों का अर्थात 33 व्यंजनों का प्रयोग होता है। अब हमारे वर्णों का जो तीसरा भाग था वो था अयोगवाहो। आपने हिंदी भाषा में देखा होगा कि 2 अंग और अह इस उच्चारण के साथ इन दोनों को स्वरों में सम्मिलित किया गया है, लेकिन वर्तमान के कुछ व्याकरण, हिंदी के व्याकरणों में ये रूप देखने को मिलता है जिसे हम वे व्यंजनों के छोड़कर इनको किस में रख लेते हैं, इनको स्वरों में स्थान दिया हुआ है। लेकिन संस्कृत भाषा में और हिंदी के बहुत सारे पुराने व्याकरणों में इसको अयोगवाहो के नाम से जाना जाता है और इनका जो स्वरूप है वो अनुस्वार और विसर्ग के रूप में देखने को मिलता है। जैसे ये ऊपर वाली विंदी है, ये ऊपर वाली जो है इसको हम किस में लेते हैं? इसको हम मानते हैं अनुस्वार, और ये पीछे के जो 2 विंदियां हैं इनको हम लेते हैं विसर्गों में। उच्चारण के लिए आप देखेंगे संस्कृत भाषा में कई बार हम लिखते हैं इस तरह से, राम लिखा होगा और उसके ऊपर एक बिंदी होगी, तो उसका जब हम उच्चारण करते हैं तो उसका उच्चारण हम करते हैं रामम। तो इसका उच्चारण हम, अनुस्वार का उच्चारण हम म के रूप में करते हैं। ठीक उसी तरह से कई जगह आपने देखा होगा राम, ये पीछे 2 विंदियां हैं जिनको हम विसर्ग के रूप में, जिनको हम विसर्ग कहते हैं, ये विसर्ग हैं, अयोगवाह हैं, विसर्ग इनका नाम है और इनका जो उच्चारण है ह की ध्वनि से निकलती है। तो इस तरह से ये 2 हैं। तो कुल मिलाकर संस्कृत वर्णमाला में अगर देखा जाए तो हमारे पास 13 स्वराः, 33 व्यंजनानि और 2 अयोगवाह हैं और सब आहत्य 48 वर्णानि। कुल मिलाकर हमारे पास संस्कृत वर्णमाला में 48 वर्ण हैं। उनमें से 13 वर्ण हमारे जो हैं स्वर हैं, जिनको हम 2 भागों में विभक्त करते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। और उसके बाद 33 व्यंजन हैं जिनको भी हम 2 भागों में रखते हैं, वर्गीय व्यंजन और अवर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन हमारे पास 25 अर्थात 25 हैं और अवर्गीय व्यंजन हमारे पास 8 हैं जिनको हम अंतस्थ और ऊष्यमाण 2 वर्गों में विभाजित करते हैं। और अंत में हमारे पास जो कुल मिलाकर 2 अयोगवाह हैं वो हैं अनुस्वार और विसर्ग। इस तरह से वर्तमान समय में संस्कृत वर्णमाला में हम 48 वर्णों का प्रयोग देखने को भी मिलता है और हम उनका लिखने में भी प्रयोग करते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सबका धन्यवाद।